मेरे प्यारे सभी साथीगण, मुरर परिवार के सभी सदस्यों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आप सबको हमारा प्रणाम। आज चलिए हम कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो कि हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। दोस्तों, सेलिंग्स या सेल्स के प्रोफेशन में जो कोई भी लोग आते हैं, वो चाहे ट्रेडिशनल सेलिंग हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेलिंग हो, जिसे आप नेटवर्क सेलिंग भी कहते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भी थोड़ी अलग होती हैं। लेकिन जहाँ तक सेल्स की प्रोसेस है या सेलिंग की जो प्रोसेस है, वो बहुत मिलती जुलती है, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहीं किताब में पढ़ लिया और जाके इम्प्लीमेंट कर दिया, या कहीं से कोई चीज़ बड़ी अच्छी लग गई और हम जाके तुरंत प्रैक्टिस करने लगे। ऐसा नहीं है। हमें चीज़ों को बड़ा ही संयोजित तरह से प्लान्ड वे में जब हम प्रेजेंट करते हैं कोई चीज़ को कस्टमर के सामने, तो फिर उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें कि सेल्स के प्रोसेस में जब हम सेल्स की दुनिया में मार्केट में विचरते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़े ही पॉजिटिव माइंडेड हों। हमारा जो माइंड सेट हो वो ग्रोथ माइंड सेट हो। क्योंकि हमने, या कोई भी सेल्समैन जो होता है, वो एक ड्रीम देखता है और उसकी ड्रीम उसके लाइफ की एक ऑब्जेक्टिव होती है या एक चाहत होती है, कुछ डिजायर्स होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है। लेकिन इजी वे में पाने का कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। हमें संघर्ष करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा। और हम जब संघर्ष को पसंद करने लगते हैं, लाइक करने लगते हैं, यानी कि हमें उसे नियति मान के नहीं छोड़ देना है कि हमारा बैड लक है या हम नहीं कर पाएंगे या शायद मेरा भाग्य ही ऐसा नहीं है। भाग्य के पहले तो संघर्ष बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष है तो जीवन है और जीवन है तो संघर्ष है। और ये दोनों जब हैं तभी हम अपने किसी डिजायर या किसी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो जब हम इस सेल्स के प्रोफेशन में एंटर करते हैं, तो हमारी सोच बड़ी ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक होनी चाहिए। हम किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के नेगेटिव पार्ट को ढूंढने की बजाय हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं, चाहे वो इर्द गिर्द का हमारा एटमॉस्फेयर हो, हमारे कस्टमर्स हो, हमारे डाउनलाइन के लोग हो या हमारे अपलाइन हो, जो भी, हमें ये देखना होगा कि हमें वहाँ से कुछ न कुछ पॉजिटिव लेते रहना है। और ये तब प्रक्रिया आती है जब हम अपने ड्रीम के प्रति, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम बहुत ही डेडिकेटेड हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और जैसे ही हम समर्पित होते हैं अपने कर्तव्य के प्रति, उस एम को पूरा करने के लिए, तो आप समझ लें कि सफलता की कुंजी यहां से लगनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा सोच बड़ी ही पॉजिटिव होना चाहिए। और ऐसा न सोचे कि धुंध में हम सोचते रहे कि हम सेल्स के प्रोफेशन में आए हैं और हम एक लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, बिलियनर और ट्रिलियनर हो जाएंगे, हमारे पास ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा। ऐसा नहीं। तो हमें शुरुआत जो करनी है, एक ही चीज को माइंड में रखना है हर रोज, हर समय, जो हमारा ड्रीम है। हम किसी लॉटरी की तरह, इसे लॉटरी के टिकट की तरह नहीं जीत सकते, या हमें तुरंत पाने की कोई चीज कोशिश कर लेंगे, हमारे सपने तुरंत पूरे हो जाए, तो आप भी जानते हैं ये संभव नहीं। और जब हम जानते हैं ये संभव नहीं है, तो हमें बहुत ही सिर्फ पॉजिटिव ही सोच नहीं रखनी होगी, बल्कि हमें बहुत ही निरंतर रूप से संघर्षरत हो जाना पड़ेगा। उसके प्रति समर्पण की भावना हो जानी चाहिए और हमें बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम इस रास्ते पर आगे चलते हैं, तो फिर सफलता हमें गले लगा लेती है।
तो पहली चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को सकारात्मक सोच से बिल्कुल नहाए हुए रहना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि इर्द गिर्द का भी वातावरण पॉजिटिव हो और हम दूसरे लोगों में भी पॉजिटिविटी का चार्ज करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से जो निराशाजनक बातें करते हैं या अफवाहें फैलाने की बात करते हैं या चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊपर आसानी से ना जाए, संघर्षरत ना हो, उसका ड्रीम पूरा, ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज है कि जब हम समझते हैं कि आसान नहीं है तो फिर कठिन भी नहीं है। जैसे ही हम सोच लेते हैं कि ये आसान नहीं है तो बहुत ही कठिन भी नहीं होता है। ये बड़ा ही मनोवैज्ञानिक रूप से हो जाता है कि हमारा दिमाग सोचने लगता है कि हाँ, ये आसान नहीं है। अगर आसान नहीं तो क्या कठिन है? नहीं, कठिन भी नहीं। ये तो आसान और कठिन के बीच की दूरी है, कुछ भी कठिन नहीं। आप जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो चीज कठिन लग रही थी वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप उसको पाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं और निरंतर प्रयासरत हो जाते हैं, चलते रहते हैं और एक एंजॉयमेंट आपको अपने काम में लगने लगता है। और जब हम अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं तो हम काम के प्रति समर्पित रहते हैं। हम जब किसी चीज को लाइक करते हैं तो हम उसके प्रति समर्पण की भावना हमारी होती है। तो जो भी काम आप या हम कर रहे हैं, हमें उसके प्रति एक सच्ची लगन होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। और तीसरी चीज कि हमें अपने आप पे भी विश्वास रखना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। ये नहीं सोचना है कि मैं कोशिश करूं। आप सोच के चले, जो व्यक्ति सोच के चलते हैं वो लोग काफी सफल होते हैं कि मैं इस काम को कर लूंगा, आई विल डू इट। तो ये आई विल डू इट की जो भावना होती है बहुत ही मजबूत होती है। वो लोगों के अंदर एक ऊर्जा भर देती है, एक एनर्जी का लेवल प्रवाहित कर देती है और आपके पूरे शरीर में करंट की तरह ये भावना हर समय दौड़ती रहती है, क्योंकि आप हर समय सोचते हैं कि आई विल डू इट। और तीसरी चीज कि ये तब आती है जब इंसान कितना भी आप अनुभवी हो जाएं, कितना भी सफल हो जाएं या आप सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रोज एक नए नए चैलेंजेस आते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ। बहुत सारे लोगों में इस तरह की भावना आ जाती है जो सही भावना नहीं, कि ना आई नो एवरीथिंग, कि मुझे सब चीज का ज्ञान है। जो कहा जाता है ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो हर आदमी के पास ज्ञान है। तो ये कभी सोच के ये चलना ही नहीं है कि मेरे पास सारी चीज का ज्ञान है, मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं इस काम को कर चुका हूं और कोई हमसे बेहतर नहीं कर सकता, कोई हमसे बेहतर नहीं जानता। ये फीलिंग जैसे ही आती है तो व्यक्ति डिग्रेडेड होने लगता है, उसका स्तर नीचे चलता जाता है और फिर उसकी बात को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, चाहे वो कस्टमर हो और चाहे आपके कोलीग्स हो, चाहे कोई भी। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, एक सेल्स पर्सन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि कॉन्फिडेंस होना तो सही है, लेकिन अगर काम में आप निरंतर चाहते हैं कि इसकी पॉलिश होती रहे, एक नई चमक आपके काम में प्रयास में आता रहे, तो हमें क्रिएटिव होना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। और जब हम सोचते हैं तो हमें लर्निंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी सर्विस को सेल करना चाहते हैं या आप जिस भी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में समुचित जानकारी, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। जिस प्रतिष्ठान में हम या आप काम करते हैं, उस प्रतिष्ठान के बारे में, संस्थान के बारे में पूरी जानकारी। इसके अतिरिक्त जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस को आप सेल करना चाहते हैं, उसकी A to Z जानकारी यानी अप टू डेट इंफॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है। और जब हम इन सारी चीजों को जानते हैं कि भाई इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और यही तो कस्टमर जानना चाहता है कि भाई आप जो सेल करने आए हो, चाहे वो सर्विस है या प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट्स क्या है। हालांकि बहुत तरह के कस्टमर होते हैं, कई तरह के, जिससे आप डिफरेंट टाइप के कस्टमर से मिलते हैं तो आपकी सेलिंग की स्टाइल भी चेंज होने लगती है।
तो जो बहुत अत्यधिक सफल लोग हुए हैं उनके पास कई तरह की स्किल्स होती हैं, उन्होंने डेवलप किया है काम करने के दौरान, और आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डिजायर, सिर्फ ड्रीम अचीव करने की डिजायर नहीं, अपने आप को बिल्डअप और अपने आप को विकसित करने की भी डिजायर बहुत आवश्यक है ना। इंटरेस्टिंग। और ये कौन नहीं चाहता है। आप भी कई क्षेत्रों में काफी सफल हुए होंगे, हम भी कई क्षेत्रों में सफल हुए, लेकिन वो तो एक पुरानी बात हो गई। अब आगे एक नई सफलता, एक नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई नई चैलेंजेस रोज आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाधाएं नहीं है, बाधाएं तो आएंगे, इट इज बाउंड टू कम। तो जितनी तरह की बाधाएं आती है वो हमें एक नई लेसन्स देती है, एक नई शिक्षा देती है और नया एक्सपीरियंस देता है, और हम काफी चीजों को सीखते रहते हैं। और जब इसका उपयोग हम हर प्रतिदिन आने वाले दिनों में हर नए नए लोगों के साथ, हर नए कस्टमर के साथ, हम अपने नए नीचे के डाउन लाइन के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे कि सफलता बहुत तेजी से मिलने लगती है। लेकिन इन सब चीजों के बिना अगर हम सफलता पाना चाहेंगे तो यह संभव बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, मोटिवेशन करना है, मोटिवेशन करो, डेडिकेटेड जैसे हमने अभी कहा, संकल्प लेना चाहिए। हाँ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज को कि अगर कोई व्यक्ति कार्य के प्रति समर्पित नहीं है तो उसे सफलता कैसे मिल सकती है। और बाधाएं तो रोज आएंगी, तो वो प्रॉब्लम से नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा की सेल्स की जिंदगी में बैरियर्स नहीं है, वो नए नए छोटे बड़े चैलेंजेस आते हैं। और आपको तो आदत हो चुकी है चैलेंज लेने की। हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग मार्केटिंग जो होता है, या जो ऐसे सेल्समैन होते हैं जो बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे ढंग से रिलेशन बिल्डअप करते हैं, उसका भी एक अलग महत्व है। तीसरी चीज है कि बहुत सारी बातें ऐसी हुई, अप टू डेट इंफॉर्मेशन के बाद, जैसे आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान्स हैं, बिजनेस के क्या प्लान्स हैं, आपके पास कस्टमर को देने के लिए क्या ऑफर्स हैं। अगर आपके नीचे के डाउनलाइन के लोग, सबऑर्डिनेट्स, या आपके ऊपर के अपलाइन के लोग के पास क्या इंफॉर्मेशंस है, अगर आप एक दूसरे से प्रॉपर वे में संवादशीलता बनाए रखते हैं, कम्युनिकेट किए रहते हैं, तो ये बड़ा अप टू डेट इंफॉर्मेशन हर समय आपके काम आता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इस संवाद करने के दौरान हम अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सके, बिजनेस लेने के लिए या सफलता हासिल करने के लिए, तो हमें प्रोडक्ट्स का या सर्विस का जो हम सेल करने गए हैं उसका तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन उस कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए हमारे पास जो बेसिक टूल्स दिए गए हैं, जो रिसोर्सेस हमें दिए गए, हमें उसका भी उपयोग बहुत जरूरी होता है। रिसोर्सेस का मेरा मतलब है कि जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे, हर प्रोफेशन में उनके कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं। जैसे डॉक्टर्स को आप देखें तो उनके पास स्टेथो होते हैं, बहुत तरह जांच की मशीनें होती हैं, बीपी apparatus होता है, ये सब उनके टूल्स हैं। उसी तरह से किसी मैकेनिक के पास आप जाते हैं तो वो गाड़ी ठीक करते हैं, तो उनके पास बहुत सारी की इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके इस टूल से वो चीजों को ठीक करते हैं। ठीक उसी तरह हमें और आपके पास क्या है, हम लोगों के पास में टूल। सबसे पहले तो जो हमारे पास एक किट होता है, आप कह सकते हैं, जिसे आप बैग्स भी कहते हैं, जिसमें हम और आप सारी चीजों को रखते हैं, वो बिल्कुल सही और साफ सुथरा होना चाहिए। उस पर कंपनी के लोगो और टैग भी होनी चाहिए, और उसके अंदर में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्ट्रेटजी दी गई है या बिजनेस का प्लान दिया गया है वो होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए, बुकलेट्स होनी चाहिए, ब्रोशर्स होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स लेके चलते हैं तो हम कुछ प्रोडक्ट्स भी अंदर में रखने होंगे। और इतने सारे टूल्स लेके जब हम चलते हैं, चूंकि ये इस टूल के उपयोग से जब हम कस्टमर के साथ डील करते हैं या किसी के साथ भी डील करते हैं, तो हम उसे बड़े आसानी से कन्विंस करते हैं।
और जब तक हम किसी भी कस्टमर को या किसी डाउनलाइन को हम कन्विंस नहीं करें, तब तक वो हमारी बात को फॉलो नहीं करेगा। तो ये फॉलो अप भी बड़ा जरूरी होता है। इंसान यानी कि सेल्स प्रोफेशंस में आदमी किसी भी रैंक पर हो, उसे अपने ऊपर यानी जो उनके बॉस हैं या जो उनके अपलाइन हैं या जो उनके सबऑर्डिनेट्स, इन दोनों के बीच में बड़ा एक बैलेंस का काम करना पड़ता है और अप टू डेट इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करते रहना एक दूसरे से। फॉलो अप क्या हुआ, फीडबैक का आदान प्रदान भी बड़ा जरूरी होता है। इसमें कई लोग बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन अगर हम इसे रूटीन वे में, अगर एक अपलाइन या जो सुपीरियर है वो अपने डाउनलाइन या सबऑर्डिनेट्स को सही इंफॉर्मेशन एवरीडे देते रहते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आ जाती है कि एक सेल्स करने वाले व्यक्ति में क्या चीजें बड़ी जरूरी होती है जो उसे सफलता की ओर ले जाती है। तो ये संवाद करने के दौरान जो भी टूल्स हम ले जाते हैं, उस प्रत्येक टूल्स का बहुत ही सही उपयोग अगर आप करें, तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि जो आपके कस्टमर हैं बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। देखिए, जो अपलाइन है तो उनके जो डाउनलाइन है वो उनके कस्टमर है। ठीक उसी तरह से जब हम मार्केट में जाते हैं और किसी उस कस्टमर से बात करते हैं जिससे हमारा तुरंत का ट्रांजैक्शन होता है, चाहे हम प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, और उसके बदले में वो हमें एक्सचेंज करते हैं मनी। तो आप देखेंगे कि ये टूल का उपयोग बहुत उपयोगी होता है और डेमोन्स्ट्रेशन बड़ी जरूरी चीज होती है। अगर आप प्रोडक्ट्स देखने के लिए, प्रोडक्ट सेल्स के लिए गए, तो आप आपके पास प्रोडक्ट की पैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स की फीचर तो आपको जानना है और प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स क्या है जो उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ज्यादा काम की चीज है, वो उसे बताएगी कि उसका उपयोग उसके जीवन में क्या है, उसके लिए क्या है। तो यह सर्विस के साथ भी, सर्विसेज के साथ भी होती है। और जब आप किसी सर्विस को जाके उन्हें एक्सप्लेन करते हैं तो आपके पास कैलकुलेशंस भी होते हैं और आप उसको जब डेमो करते हैं तो एक अलग तरह का कंसंट्रेशन उस दौरान कस्टमर का उसके ऊपर आ जाता है जो आप बताना चाहते हैं और आपका भी फोकस वहीं होता है। तो ये फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस कस्टमर के पास जा रहे हैं और वहां पे किस तरह की रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्डअप करें और हमारा फोकस उस समय क्या होना चाहिए। लेकिन चाहे कस्टमर्स किसी भी तरह के हो, आप चाहे तो वैल्यू सेल करने गए हो या सर्विसेज सेल करने गए हो या प्रोडक्ट सेल करने गए हो, लेकिन बेसिक्स तो वही है कि हमें उन चीजों का अप टू डेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ ढंग से हम समझ सके एक एक पॉइंट्स को, एक एक चीज को, वो प्रोडक्ट क्या है, वो सर्विस क्या है, उसके बेनिफिट कस्टमर के लिए क्या है, किस रूप में है। और डेमोन्स्ट्रेशन की बात हम करते हैं, क्योंकि डेमो क्या होता है ना, जैसे ही आप कोई चीज को डेमो करते हो, दिखाते हो, आपने देखा होगा दुकानों में जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं या कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं या रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं, एसी खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है, जो उनके सेल्समैन होते हैं उनको डेमो करते हैं और वो एक एक चीज को दिखाते हैं, एक एक चीज का वर्णन करते हैं, उनके फीचर को बताते हैं और उससे ज्यादा बेनिफिट्स को बताते हैं कि इसका लाभ क्या है, और हम और आप फिर आकर्षित हो जाते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ और वो एक तरह से हमें कन्विंस भी कर देते हैं। और इस दौरान में वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हमारी डिजायर क्या है, और उस चीज को वो कैच करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट या उस सर्विस कैसे कस्टमर के उस डिजायर को पूरा करने में समर्थ है, ये जब हो जाता है तो फिर सेल्स की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और कस्टमर भी कन्विंस्ड हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आप में से बहुत लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बिल्कुल नहीं कर रहे और इसलिए वो असफल हो जाते हैं। हम बड़ी आसानी से कोई चीज पाना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कंफर्ट जोन का, शायद आपने देखा होगा। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम आसानी से कोई चीज नहीं पा सकते
कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा हो कि चलो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी कई ऐसा होता है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में लोग बिजनेस शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि चलो अब तो हमको सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, वो तो एक आपने शुरुआत की है, लेकिन शुरुआत के बाद के प्रोसेस जो है, जो हम लोग अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, जब इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से सफलता की ओर अग्रसर होते चलेंगे। और इस दौरान हमें अपनी गलतियों से भी सीखना पड़ता है, हम उसे फिर से इम्प्रूव करते हैं, उसे रिपीट नहीं करते हैं और हम धीरे धीरे एक्सपर्टाइज होते हैं। लेकिन एक्सपर्टाइज होने की कोई 100% सीमा नहीं है। लाइफ के अंत तक कोई आदमी किसी भी चीज में 100% एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये जो चीजें हैं कि हम अपने टूल्स को भी यूज करें प्रॉपर वे में, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रोसेस जो सेलिंग की प्रोसेस है, इस सेलिंग की प्रोसेस में नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एडुकेशन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस भी कस्टमर के पास जाते हैं उनके पास भी अलग अलग तरह के ज्ञान है, अलग अलग तरह के उनके पास भी नॉलेज है, अलग अलग तरह से उनकी एक्सपीरियंसेस और अनुभव है। और जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जब हम परिपक्व होके कस्टमर से बातें करते हैं, हम उनके एजम्पशन या एक्सपेक्टेशंस यानी उनकी उम्मीदों को और उनकी चाहतों को, उनकी ज़रूरतों को जब हम समझते हैं अपने संवाद करने के दौरान, कम्युनिकेट करने के दौरान, तो हम कनेक्ट होने लगते हैं। कस्टमर या कोई भी व्यक्ति हमसे तभी कनेक्ट हो सकता है जब वो ये समझता है कि ये व्यक्ति हमारी नीड और हमारी डिजायर को समझ रहा है। तो इस सेल्स के प्रोसेस में कस्टमर और एक सेल्समैन के बीच की जो प्रक्रिया होती है, इससे इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ सेटिस्फैक्शन होता है और आई एम ओके, यू आर ओके की प्रक्रिया पूरी होती है। और हम सब लोग तो इसी के लिए प्रयासरत हैं। और इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। सफलता जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करती है। कई बार हम ऐसे ऐसे चैलेंजों को भी ले लेते हैं और उस चैलेंज को जब पूरा करते हैं तो वो एक अलग तरह का मोटिवेशन देता है। दोस्तों, सिर्फ बातों से और बड़े बड़े शब्दों के उपयोग से कोई भी आदमी मोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेशन अंदर से आती है। और जब हम अपने काम में बिल्कुल मशगूल होते हैं, एंजॉय करते हैं काम को, तो हमें समय का भी पता नहीं चलता है और नए नए एक्सपीरियंस, नई नई बातें, नई नई सफलताओं के आयाम हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और जब हम उस तरह से मोटिवेट होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के लोग भी काफी मोटिवेटेड होते हैं। वो हमारे नीचे के जो लोग हैं, यानी निचली हमारे हमसे जो सबऑर्डिनेट हमारे हैं या डाउनलाइन, वो भी प्रभावित होते हैं, वो भी मोटिवेटेड होते हैं। तो जो ये सेल्स की प्रक्रिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये कभी न समझें कि बड़ी आसानी से मैं हर चीज पा लूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के भी क्षेत्र में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी सेल्स में आपने देखा होगा कि कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जहां तक मेरा एक अनुभव है, मैं ये कभी कभी देखने की कोशिश करता हूं कि लोग बड़ी आसानी से कोई चीज को पा जाना चाहते हैं। बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर बस भूल जाते हैं कि चलो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 हमने कनेक्ट करते हो गए, बस काम खत्म हो गया, अब वो लोग करते रहे। नहीं, आपको ऊपर से नीचे तक एवरीडे, प्रतिदिन देखते रहना होगा, समझते रहना होगा, एक दूसरे से संवाद स्थापित करते रहना होगा, अप टू डेट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, चाहे प्लान्स हो, ऑफर्स हो, रिवॉर्ड्स हो, इंसेंटिव्स हो, कुछ भी। और जब प्रतिदिन इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और अपने आप को बहुत ही कंट्रोल्ड रखते हैं, तो आप निश्चित तौर पे जानिए कि बहुत तेजी से सफलता की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो कि
संक्षिप्त में हम लोगों ने जानने की कोशिश की, तो ये ध्यान रखने का है। दूसरी चीज़ कि जिस कस्टमर के पास हम जाते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। ये जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन की बात हमने कही, उसमें सिर्फ हम अपने संस्था के जो प्लान है या स्ट्रेटेजी है या बिजनेस प्लान है या बिजनेस ऑफर्स है या रिवॉर्ड्स हैं या इंसेंटिव्स है या इनकम है, सिर्फ इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना, हमें अपने कस्टमर के बारे में भी जानना है। यानी हमारे पास कस्टमर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, उनकी एक्सपीरियंस, वो किस क्षेत्र में काम करते हैं, किस तरह के उनके पास अनुभव है, वो चाहते क्या है, उनकी नीड क्या है। जब हम इन सब चीजों के बारे में अप टू डेट रहते हैं, हमें उनको अप्रोच करने में थोड़ी आसानी होती है। और बातचीत के दौरान जब हम अपने किसी प्रोडक्ट या वैल्यू या सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि वो भी समझने लगते हैं कि ये सेल्समैन हमारे बारे में काफी जानकारी रखते हैं, इन्हें पता है कि हमें क्या चाहते हैं। और ये जैसे ही चाहत या ये फीलिंग कस्टमर के सामने उत्पन्न हो जाती है, और ये अपलाइन और डाउनलाइन में भी होता है, वो भी समझने लगते हैं कि मेरे अपलाइन हमारे बारे में काफी अच्छी जानकारी है। तो ये जो चीजें हैं, ये हम आपके सेल्स के प्रोसेस को आसान बना देती है और इस चीजों से गुजरना चाहिए। अब आते हैं कि तरीके तो बहुत हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए, आप में से बहुत सारे लीडर्स ऐसे, बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे, बहुत सारे सेल्स मैन ऐसे हैं कि जिनके पास अलग अलग तरह की जानकारियां और अनुभव हैं, लेकिन वो अंत नहीं है। हमें तो जीवन पर्यंत सीखते रहना, करते रहना। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें हर रोज एक चीज लगती है कि मैं कुछ नहीं जानता। जानते हुए भी वैसा लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। और जब इस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो आपको मोटिवेट करते हैं। और हमारा अपना पर्सनल विश्वास है कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत सारी चीजें आती है कि मैं इस काम में ये गलती कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे ये नहीं पीना चाहिए। हम जानते हैं उसके हैज़ार्ड्स को और हार्म को, लेकिन फिर भी करते हैं। तो फिर मोटिवेशन का बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी किताबें बताती है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। तो वहां पे क्या है कि जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं, हम उन चीजों को नहीं छोड़ सकते। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने रोजमर्रा की वर्क में अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसे इंप्रूव करना है, उसे दूर करना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज है, तरीके तो कई चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज हम संक्षिप्त में एक और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और दोस्तों, वो है रिलेशनशिप की मार्केटिंग। आज के डेट में रिलेशनशिप सेल्स जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास या हमारे पास हो सकता है कि कुछ एबिलिटी नहीं हो, योग्यता नहीं हो किसी चीज को करने की। कुछ लोगों में सारी तरह के स्किल्स होती है, लेकिन हर व्यक्ति में हर तरह का स्किल नहीं होता, और स्किल डेवलप किया जाता है और स्किल अपने आप डेवलप होने लगता है। मैंने पहले ही कहा कि मार्केट से ज्यादा कोई भी आदमी दूसरे को कुछ नहीं सिखा सकता। जब हम अनवरत काम किए रहते हैं, हमने काम किया है, तो काम ने हमें बहुत चीज सिखाया है। मार्केट ने बहुत सारी चीजें सिखाई, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, कस्टमर्स ने बहुत सारी चीजें सिखाई, हमारे डाउनलाइन या सबऑर्डिनेट से सिखाई, हमारे अपलाइन, हमारे सुपीरियर्स जो है उन्होंने बहुत चीजें सिखाया। तो ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग और जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है और आप अपनी डिजायर को पूरा करने में काफी सक्षम। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी क्षेत्र में कि ये अचीव नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। डर को हटाना पड़ेगा, बेकार का डर। दूसरी चीज कि किसी भी तरह के र्यूमर से, चूंकि मार्केट में कई तरह के लोग ऐसे हैं जो हो सकता है आपकी संस्था के बारे में या आपके बारे में या आपके काम करने के तरीके के बारे में शिकायत करें, तो इन अफवाहों से कोशिश करें दूर रहने की, क्योंकि आपको कमजोर कर देती है।
आप क्यों नहीं खुद सोचते हैं, अगर वो अफवाह फैलाते हैं या किसी तरह की बातें नेगेटिविटी करते हैं, तो आप उस नेगेटिविटी के बारे में क्या नहीं जानते? तो आप क्यों नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर समय पॉजिटिव हों, हम वो ऐसे एनवायरनमेंट से, वातावरण से दूर रहें जहाँ की निराशाजनक बातें होती हैं, शिकायत की बातें होती हैं, शिकायतें होती हैं। हर चीज़ के, हर कॉइन्स के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमें ब्राइट पहले पहलू पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और आप जहाँ काम करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे, चाहे वो काम हो, जिस काम को आप कर रहे हैं, जो आपके उत्तरदायित्व है, जो आप काम करना चाहते हैं, जो समाज में आपके कर्तव्य हैं, जो आप संस्थान में जुड़े हुए हैं, उस संस्थान की विशेषता, उन संस्थान के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को आपको कस्टमर को बताते रहना पड़ेगा और खुद भी समझते रहना पड़ेगा। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रह सकते हैं और अपने काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो चलिए अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप पोज्ड नहीं होता है। पोज करने का मतलब, अगर हम ड्रामा करते हैं किसी के साथ कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप तो ये हैं, आप तो वो है, ये रिलेशनशिप नहीं है। इसमें भी पोज होता है। कुछ लोग अपना काम निकालने के लिए इस तरह की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तविक रूप से, उनकी एक लाइकिंग उस पर्टिकुलर व्यक्ति या कस्टमर के लिए होती है और ये पता चल जाता है, हम और आप सब समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति का जो संबंध हमसे है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके कस्टमर है या आपके डाउनलाइन, उनसे एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करें। रिलेशनशिप बिल्डिंग करना तो अच्छी बात है ना, समाज में भी तो हम यही करते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे रिलेशनशिप टूट रही है। आखिर इस टूटने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, हम अभी उन कारणों पर विवेचना नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि हम अपने प्रोफेशन की, सेल्स की बात कर रहे हैं, सेलिंग के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए कई तरह के तरीके आप अपना सकते हैं, जिसमें एक तरीका क्या है, पर्सनलाइज्ड सेलिंग। पर्सनलाइज्ड सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम कस्टमर के बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है, वो किस तरह का बिजनेस करते हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, तो बहुत सारी चीज़, उनके प्रोफेशनल, पेशेवर बातें और उनकी पर्सनल बातें, उनकी कुछ चीज़ें पसंद है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब उनके यहाँ कोई जन्मदिन का समय है, कब उनके विवाह का दिन, मैरिज डे हुआ है, मतलब इस तरह की भी जानकारी आप रखते हैं। और जब उनके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन होता है, प्लस उनका स्टेटस क्या है, उनकी इनकम क्या हो सकती है, वो किस तरह के माहौल में रहते हैं, उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कैसे हैं, ये सारी डेमोग्राफिक स्टडी भी हमें करना पड़ता है। और जब आप करते हैं, किस लिए करते हैं? सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होती है, जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो हर कस्टमर इस चीज़ को पसंद करता है कि हमारे और आपके जैसा एक सेल्समैन, तो उनके बारे में भी इतनी जानकारी है। और निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो प्रसन्न नहीं होता है, अच्छा होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करते हैं। ये रिसर्च करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, और ये आप रूटीन वे में करते रह सकते हैं। और इससे बड़ी आसानी हो जाती है कि आप जो चीज़ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो वैल्यू है, तो आप जानते हैं कि कहाँ मेरे को वैल्यू सेल करना है, कहाँ मेरे को प्रोडक्ट सेल करना है, कहाँ मेरे को सर्विसेज, कहाँ हम किस तरह की बेनिफिट्स उनको बताएं जो उनकी डिजायर को पूरा करता है। तो ये बड़ा आपसी समन्वय की बात होती है। और जब हम उनके बारे में ये जानकारी रखते हैं, तो पर्सनलाइज्ड सेलिंग धीरे धीरे ऐसी हो जाती है कि हम जब उनसे डिस्कस करते हैं कोई चीज़, तो उस बिजनेस डिस्कशन के दौरान हम उनके लिए कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, या हम हो सकता है कि उनके जन्मदिन के ऊपर या मैरिज डे पर जाकर कुछ प्रेजेंट करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसे? बहुत कम।
अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे, और हर समय ऐसा नहीं कि हर जाएं तो हर समय हमारे अंदर एक स्वार्थ होना चाहिए कि हमें इस व्यक्ति से बिजनेस करना है, सर्विस करना है, नहीं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम करता है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना बड़ा बिजनेस में जरूरी होता है। इससे आपकी ब्रांडिंग होती है, आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग होती है। हम जब इस तरह का काम करने लगते हैं तो हम अपने आप को ही स्थापित नहीं करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी संस्था को भी स्थापित करते हैं, ब्रांड को भी डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो ये भी कई सेल्समैन ऐसे होते हैं जो इस तरह के पर्सनलाइज्ड सेलिंग में आप देखेंगे कि बहुत ही करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस कस्टमर के पास जा रहे हैं और हमें किस चीज़ पर फोकस करना है। और ये हमेशा जब हम कस्टमर के बारे में नॉलेज रखते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि आप फिर समझ जाते हैं कि हमें इनसे बात करने के दौरान, सेल्स के दौरान, सेलिंग प्रोसेस के दौरान हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप देखेंगे कि कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा चैलेंजर टाइप के होते हैं। उनके जो कुछ व्यूज़ होते हैं या जो उनके विचार होते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, आपके पास जो भी टूल्स हैं या प्लान है उसके बारे में, उनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत चैलेंजिंग है इनको मीट करना, इनको कन्विंस करना बहुत ही चैलेंजिंग है। ऐसा भी होता है कि जब हम कस्टमर को अपने आप से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पाते हैं, उनके पास ज़्यादा सूचनाएं, ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा नॉलेज है इंडस्ट्री की, कॉम्पिटिटर की, प्लान की, इनकम की, बाकी सारी चीज़ों की, तो वहाँ एक चैलेंज फील होता है। तो ऐसे जो फोकस क्या करना चाहिए, ऐसे कस्टमर्स को जो चैलेंजिंग होते हैं उनको फोकस कैसे करें? तो आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए जो हम लोग अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको बड़ा ही नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना है, और आपका एक इनसाइट सेलिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको सुनते हैं तो आप बहुत सारी चीजें उनको सुनना चाहिए। तो चैलेंजर्स जो होते हैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसा मैंने कहा कि न्यू इनसाइट, मतलब हम भी उस लेवल पर अपनी इनसाइट को विकसित करते हैं और नई चीजें सोचने लगते हैं, और जो वो बातें कर रहे हैं उसके उत्तर में हमारे अंदर जो एक इनसाइट डेवलप हुई है, या जो नए विचार है, या जो हमारे अपने अनुभव या ज्ञान के द्वारा आया है, उसके द्वारा हम इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, और फिर एडल्ट टू एडल्ट लेवल में आदान प्रदान होने लगता है। और इससे ये होता है कि कस्टमर भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लेवल के लेवल से बात हो। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम किस जगह जा रहे हैं, उनका स्तर सोचने का क्या है। तो ऐसे लोग नए कंसेप्ट, नए आपके आइडियाज, नए व्यूज को लाइक करते हैं, और आप इसके द्वारा उन्हें समझा देते हैं कि सर आप जो सोच रहे हो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके उत्तर प्रत्युत्तर में फिर डिस्कशंस होता है, आर्गुमेंट नहीं होता है। और जब डिस्कशन होती है तो एक बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, मेरे नीड को भी जानता है, और इसके पास जो प्रोडक्ट या सर्विस है ये हमारे नीड या डिजायर को पूरा कर रहा है। और ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसके अंदर भी क्या है, डेप्थ है, नॉलेज है, यानी इसके सारे प्रोडक्ट, सर्विस और वैल्यू भी अच्छे होंगे, और जिस कंपनी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं निश्चित तौर पे वो कंपनी भी अच्छी है। तो दोस्तों जो चैलेंजर भी होना पड़ता है, यानी आप एक बहुत ही प्रबुद्ध कस्टमर के पास गए हैं और उसके चैलेंज को, जो वो चैलेंज दूसरी तरह का, उस तरह का चैलेंज नहीं है, आप समझ जाते हैं कि भाई इन्हें कन्विंस करने में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड यू एक्सेप्ट द चैलेंज।
तो जो ये चैलेंजिंग, और जब आप इस तरह से करने लगते हैं तो निश्चित मानिए कि उस तरह के कस्टमर के साथ जब आप इस तरह से आदान प्रदान करते हैं अपनी चीज़ों का, अपनी बातों का, अपनी इनसाइट्स का, और अपने इनसाइट्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट, सर्विस या वैल्यू को प्रमोट कर देते हैं और उनकी ज़रूरतों को भी साथ में बात करते हुए कि कैसे उनकी ज़रूरतों को ये चीज़ें पूरी करने वाली हैं और कर देंगे, आप उन्हें कन्विंस कर देंगे। तो आपने एक तरह से चैलेंज लिया और चैलेंज को पूरा किया। बातों का चैलेंज नहीं है, ये आपस में जो उनके पास जो इंफॉर्मेशंस है या ज्ञान है और आपके पास जो इंफॉर्मेशन या ज्ञान है, ये एक लेवल में जाकर जब बात होती है और उनके नीड या डिज़ायर को पूरा करने में सफल हो जाती है, तो आपसे उनका रिलेशन भी बिल्डअप हो जाता है। आप अगली बार भी जब जाएंगे तो आपको प्रसन्नतापूर्वक आपसे इनवाइट करेंगे बातचीत करने के लिए, वो आपको लाइक करना शुरू कर देंगे, पसंद करना शुरू कर देंगे। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए चैलेंजर भी होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए मैंने कहा कि एजुकेशन एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत कब कहाँ किस कस्टमर के सामने पड़ेगी ये हमें जानना चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका ध्यान रखिए और एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब हम बिजनेस के फील्ड में हैं तो लॉन्ग टर्म जो बॉन्डिंग होती है कस्टमर के साथ, ये जो लॉन्ग टर्म रिलेशन हम बनाते हैं, तो एक फिक्स कस्टमर हो जाता है, वो आपके ब्रांडेड कस्टमर हो जाते हैं और वो आपके ही प्रोडक्ट्स या आपकी ही सर्विसेज को हर समय लेना चाहेंगे, वो आपको ही हर समय याद करेंगे, क्योंकि आप उनसे हर समय जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ बिजनेस के समय हर समय नहीं जाते हैं, आप ऐसे भी उनसे कुछ न कुछ संवाद पर्सनल रूप से भी करते रहते हैं, क्योंकि आपके पास उनके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन होता है। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग बनाती है और इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक और फायदा होता है। तो क्या फायदा हो सकता है आप बता सकते हैं? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ये आपसे बिजनेस जो करेंगे ये बार बार करेंगे, यानी रिपीट बिजनेस की संभावना काफी बढ़ जाती है और ये हमारे फिक्स कस्टमर हो जाते हैं। अगर फिक्स कस्टमर की संख्या हम बढ़ाते चले जाएं तो ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हमारे वर्तमान कस्टमर की संख्या जब बढ़ती चली जाएगी दोस्तों, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली है ना। तो ये जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा कि ये कब संभव है, जबकि हम लगातार इन चीजों को बारे में सोचने लगते हैं। हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें 100% उस पर समय भी देना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें सोचना होगा कि हमारे कस्टमर का एजम्पशंस क्या है, उनकी डिजायर क्या है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब इस तरह का हम कस्टमर बेस बनाते हैं तो ये जो कस्टमर्स, मान लीजिए कि आपने इस महीने में 50 कस्टमर बनाए, अगले महीने में फिर 10 बनाए, फिर 10 बनाए, तो ये जो कस्टमर बेस बनता जा रहा है, तो आज के डेट में आप जो भी बिजनेस ला रहे हैं उसके कितने कस्टमर्स हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। डेटा होना चाहिए कि हमारा कौन सा कस्टमर का क्या बिजनेस दे रहे हैं वो, चाहे वो वैल्यू आप सेल कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कुछ भी चीज आप सेल कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि उनका बिजनेस वॉल्यूम हमें एवरेज, ऑन एन एवरेज प्रति माह क्या आता है, उनके ऑर्डर की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 महीने। तो ये जो फिक्स कस्टमर हो जाते हैं हमारी कंपनी के लिए, आपके लिए उस क्षेत्र में, तो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर भी अगर आप लगातार ध्यान देते रहें तो जान के चलें कि कम से कम 30% बिजनेस का इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा, 30% बिजनेस बढ़ जाएगा। हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम जानते नहीं कि हमारे कौन कौन से लिस्टेड एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। हम कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि भाई उन लोग जो बिजनेस दे रहे हैं सफिशिएंट है और हम उनकी तरफ फिर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्हें फॉलो अप करते रहें, उनसे बातचीत करते रहें और प्रोडक्ट की संख्या भी तो बढ़ाइए ना। अगर वो प्रोडक्ट सेलर हैं तो अगर आज वो 5 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनसे 6 या 7 का अनुरोध करें,
8 से 10 का अनुरोध करें, 10 से 12 का अनुरोध करें, तब बिजनेस बढ़ती है। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वो किसी भी तरह के बिजनेस में। पहली चीज है कि जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए गए, या जो वैल्यू आप बेचने के लिए गए, या फाइनेंशियल सेक्टर या कोई भी इंश्योरेंस या किसी तरह के प्रोडक्ट, तो उसमें भी तो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं। हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई मेडिसिन है, हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अनेक तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अनेक तरह के सर्विसेज हैं, अनेक तरह की वैल्यूज हैं। तो हमें उसकी संख्या एक कस्टमर के पास बढ़ानी होगी, यानी प्रोडक्ट की संख्या। एक कस्टमर अगर 2 प्रोडक्ट ले रहा है, तो हमें कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी 3, 4, 5 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, 8 पे आ जाए, 10 पे आ जाए। और अगर इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास एक किसी भी व्यक्ति के पास, सेल्समैन के पास मान लीजिए 100 कस्टमर, या चलिए 50 ही मान के चलता हूँ, 50 कस्टमर जो सही रूप से हमारा बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे हमारा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे के मनी के रूप में, पेमेंट के रूप में, और प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है। मैं ऐसे ही लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कस्टमर भी कुछ ओकेजनल है, जो कभी कभी लेते हैं, कुछ रेगुलर हैं जो माह में एक बार ले लेते हैं, कभी 2 या 3 महीने में एक बार लेते हैं, और कुछ है जो एक्सक्लूसिव है, जो हमसे बार बार लेते हैं और ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो जो एक्सक्लूसिव बिजनेस हमें दे रहे हैं, वो हमारे कौन है? एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब ये एग्जिस्टिंग जो कस्टमर हमारे, इन पे अगर हम कंटिन्यूअस ध्यान दें, कंटिन्यूअस फॉलो अप करते रहे, कंटिन्यूअस उन्हें हम अपडेट करते रहे कि भाई आपके लिए कौन सा बेनिफिट हमारे, या नया प्लान, नया ऑफर, नया इंसेंटिव्स है, तो निश्चित तौर पे आप जानिए। और चूंकि आप कस्टमर की प्रोफाइल्स को भी जानते हैं, तो निश्चित तौर पे बिजनेस बढ़ेगा, कम से कम 30% तो बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि दूसरी कंपनी या दूसरे कॉम्पिटिटर हमारे कस्टमर को ना ले ले। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उन पे हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखना, कनेक्ट, चूंकि आप कनेक्टेड हैं। अब कुछ ऐसे भी जो कस्टमर हैं जो कि हमारे रेगुलर हैं, 2 महीने में एक बार लेते हैं, 3 महीने में एक बार यूज करते हैं, लेकिन वो हमें जानते हैं, हमारी कंपनी को जानते हैं, हमारी सर्विसेज प्रोडक्ट्स को भी करते हैं। तो अब उनकी तरफ झुकना है कि उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करके इस कैटेगरी में ले आए जो हमारे ब्रांड लॉयल कस्टमर हैं। तो ब्रांड लॉयल कस्टमर की संख्या बढ़ानी है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनको हमें, मेरी जहाँ तक समझ है, फोकस करें। और उसके अलावा जो रेगुलर कस्टमर है, उनको अब धीरे धीरे हमें कन्वर्ट करके एग्जिस्टिंग के लिस्ट में लाना है। बिजनेस नहीं बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और फिर हमें ओकेजनल कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, जो कभी कभार हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, और उनको हमें रेगुलर की श्रेणी में लाना है। तो जब हम इस तरह का कस्टमर बेस्ड प्रयास करते रहेंगे, तो बिजनेस तो बढ़नी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में आप हैं, तो एक बड़ा कमाल की चीज है कि जिस प्रोडक्ट को हम बेचते हैं या सेल करने जाते हैं, उसे हम खुद यूज नहीं करते। जो सर्विसेज हम सेल करने जा रहे हैं, उस सर्विसेज का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को हर परिवार में अगर उसका उपयोग होने लगे, तो भाई बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर की संख्या बढ़ गई। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाना, कस्टमर की संख्या बढ़ाना और ऑर्डर की संख्या बढ़ाना, अगर इस 3 चीज पर हम विशेष तौर पे ध्यान देते रहे, तो बिजनेस बढ़ेगा। कहने का मतलब कि बिजनेस है क्या? बिजनेस है रिटेन द कस्टमर, क्रिएट द कस्टमर। रिटेन का मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर, उन्हें किसी हालत में रिटेन करके रखना है, उन्हें मिस नहीं करना, उन्हें मैं लूज नहीं कर सकता। और साथ में नए नए, जो मैंने बताया कि ओकेजनल या रेगुलर कस्टमर्स को भी इस श्रेणी में लाते रहना। रेगुलर को हमें एक्सक्लूसिव में जल्द से जल्द लाना है, और नए को जो ओकेजनल हैं, उनको भी रेगुलर की श्रेणी में लाते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्लान्ड वे में आगे बढ़ते हैं, और साथ में हमारे पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी होते हैं, हम अपने टूल्स को भी समझते हैं, जानते हैं,
और बारंबार उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे जानें कि हमारा बिजनेस हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये जो थी, इससे क्या होता है कि आपके मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी बनती है। दूसरी चीज, कभी फॉल्स कमिटमेंट ना करना चाहिए। कई बार सेल्स में एक प्रक्रिया होती है कि हम कुछ भी चीज पाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ऐसा सुनने में आता है। तो कभी कभी लोग कस्टमर से झूठ भी बोल देना या फॉल्स कमिटमेंट कुछ कर देना, ये गलत है। इससे कंपनी के साथ साथ सेल्समैन की भी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, क्योंकि एक समय आता है जब लोग उन पर विश्वास नहीं करते। और बिजनेस में तो क्रेडिबिलिटी कितना महत्व रखता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, और इस तरह से अगर हम लगातार काम करते रहें तो दोस्तों ब्रांड बिल्डिंग तो होगा ही होगा। आपकी भी बिल्डिंग हो जाती है, यू बिकम ए ब्रांड। आप ब्रांड हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरों से अलग होते हैं, अलग रहते हैं। और इसी के बारे में मैंने कहा कि यही एक संघर्ष है, और ये संघर्ष हम लगातार अनवर्थ जब काम करते रहते हैं तो होता है। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है आपके द्वारा, इस पे ध्यान रखना जरूरी है। तो ये सीआरएम मैनेजमेंट भी आज के डेट में ये फोकस करती है किस चीज पे? एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो ये चीज का ध्यान रखें कि 3 कैटेगरी के कस्टमर हो गए। एक करंट कस्टमर्स जो हैं, जो बिजनेस दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव अच्छे खासे बिजनेस देते हैं। दूसरे जो रेगुलर हैं, तीसरे जो ओकेजनल हैं, और चौथे जो बिल्कुल नहीं हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विस को उन्होंने यूज किया या हम उन तक पहुंचे ही नहीं। तो अगर हम इस चीज पे ध्यान दें तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि आपकी कैटेगरी शिफ्ट होने लगेगी, कस्टमर की संख्या बढ़ने लगेगी। क्योंकि जो लोग कभी कभी उपयोग कर रहे हैं उनको आप थोड़ी सी मेहनत से एक्सक्लूसिव बना सकते हैं कि लगातार रिपीट उपयोग करें। और जो ओकेजनल हैं उनको भी आप, अगर हम मेहनत करें उसके ऊपर, तो उनको भी रेगुलर या नियमित की श्रेणी में ला सकते हैं। और जहां हम पहुंचे ही नहीं भाई, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो वहां भी पहुंचना होगा। तो सारी चीजें जो बिजनेस हैं वो आपके सारे सेगमेंट्स पे रिलेटेड है, कि जितनी तरह की सेगमेंट्स आपके पास हैं, वो सारे सेगमेंट्स को कम या ज्यादा जब आप सेल करने लगते हैं तो आपका ओवरऑल सेल्स काफी मजबूत हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास प्रोडक्ट कई हैं तो प्रोडक्ट की संख्या जब सेल्स में बढ़ने लगती है तो बिजनेस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। सर्विसेज आपके पास कई नहीं, अगर सर्विसेज लेने वाले की कस्टमर्स की संख्या बढ़ती जाती है तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। तो इस चीज का ध्यान जो है कैटेगराइज हमें करना पड़ेगा, और हमें कस्टमर बिल्डिंग बेस बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसके कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अब अंत में हम चर्चा करेंगे कि इस तरह की सेलिंग प्रोसेस हम अपनाते हैं, और आप में से कई लोग कर रहे हो लेकिन बहुत लोग नहीं करते। मैंने जैसा पहले ही कहा कि लोगों को लगता है कि अरे चलो काम तो मिल गया, अब हम बहुत आसानी से सब चीज पा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं। अब किस किस तरह के बेनिफिट्स हैं ये भी समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो जरूरत है कि जो कस्टमर है उसमें सेटिस्फैक्शन आता है, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि का लेवल जब आगे जाता है, हम हो या आप हो, कोई भी चीज जब खरीदते हैं और अगर हम संतुष्ट होते हैं, अगर कोई आदमी हमें संतुष्ट कर देता है सेल के प्रोसेस के दौरान, हम वहां बार बार जाना चाहते हैं। तो एक तो सेटिस्फैक्शन के लेवल को बढ़ता है। अगर सेटिस्फैक्शन का लेवल, संतुष्टि का लेवल कस्टमर का बढ़ता चला जा रहा है तो बिजनेस हमारी बढ़ेगी। तीसरी चीज मैंने क्या कहा, दूसरी चीज हमने क्या, रिटेंशन। मैंने कहा कि रिटेंशन रेट उनको बनाए रखना है। जो हमें बिजनेस दे रहे हैं उन्हें किसी तरह से लूज नहीं करना है। तो हमें इस चीज पे विशेष तौर पे देखते रहना है कि रिटेंशन रेट भी हमारी बढ़ेगी अगर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया रिलेशनशिप बिल्डिंग में। तो संतुष्टि के साथ साथ रिटेंशन, यानी वो बने रहें हमारे साथ, वो कंटिन्यूअस हमारे साथ बिजनेस अच्छा करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि जब वो संतुष्ट होते हैं तो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होता है। वो दूसरे से बोलेंगे, वो तीसरे से बोलेंगे, चौथे से बोलेंगे, वो 10 आदमी से
हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में, आपके बारे में बातें करेंगे और हर आदमी चाहेगा कि आपको कॉल करे। यानी माउथ टू माउथ कन्वर्सिंग भी होती है। जब किसी चीज को लाइक करते हैं तो आदमी एक से दूसरे से 10 आदमी से बात करता है और फिर 10 आदमी चाहते हैं चलिए मैं उन्हीं के साथ बात करें, क्योंकि एक विश्वसनीयता, एक क्रेडिबिलिटी बना चुकी है और आपने फायदा दिया है उस व्यक्ति को, आप उस व्यक्ति को, उस कस्टमर को समझते हैं, जानते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। सिर्फ बिजनेस करने के लिए कनेक्ट आप होंगे तो आपको लंबा बिजनेस, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बिजनेस के लिए अगर हम कस्टमर के पास जाते हैं तो ओकेजनल कस्टमर बन के रह जाते हैं, रेगुलर कस्टमर बन के रह जाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर से वो चीज बाहर नहीं आ रही। मैं किसी तरह से क्विक बिजनेस, यानी बिजनेस ले लिया, पैसे ले लिए, काम करा, प्रोडक्ट दे दी और उसके बाद भूल गए, नो फॉलोअप, कोई फॉलोअप नहीं। तो ये चीज जो है सो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि जैसा मैंने कहा कि संतुष्टि की प्रक्रिया, यानी सेटिस्फैक्शन रेट बढ़ता है कस्टमर का, रिटेंशन रेट आपका, हमारी कंपनी के सारे कस्टमर का रिटेंशन रेट भी बढ़ेगा, जिस प्रक्रिया के बारे में हमने चर्चा की। उसके अलावा वो एक दूसरे से रेफर भी करेंगे, बातें भी करेंगे हमारी कंपनी, हमारी सर्विस, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और जो मैंने तीसरी चीज आपको बताई थी, मैंने कहा था कि रेगुलर को एक्सक्लूसिव में लाना है। जो हमें नियमित दे रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा नियमित में ले आना है, जो कभी कभी दे रहे हैं उनको नियमित में लाना है, जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उनको कम से कम कभी कभी में लाना है। तो इससे क्या होगा कि कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। मैंने एक कहा रिटेंशन रेट, जो हमारे कस्टमर हैं उनकी रिटेंशन रेट को बढ़ते रहना है, उनको बरकरार रखना है, उनको कम नहीं होने देना है। और दूसरी तरफ ये जो क्रिएटिंग कस्टमर की बात थी, यानी हम कन्वर्ट भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे कस्टमर को और इस श्रेणी में लाते जा रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से क्वांटिफाई करके कि इतने कस्टमर को हमें यहाँ लाना है इस सर्विस के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे जो है सो बिजनेस बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की भी टर्नओवर बढ़ेगी, हमारा और आपका इनकम भी बढ़ने की संभावना हो जाएगी, लोगों की लाइफ स्टाइल भी चेंज होगी। जितने भी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी भी जीवन शैली में अत्यधिक सुधार हो जाएगा। दूसरी चीज है कि आपस में कम्युनिकेशन का भी रेट बढ़ने लगता है। जब सफलता मिलने लगती है तो कम्युनिकेशन का जो संवाद की जो गति है वो भी काफी तेज हो जाती है, क्योंकि वो मोटिवेट करता है। सक्सेस मोटिवेट ए पर्सन। जो मैंने समझा है कि जब आदमी सफल होता है तो उसकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी ही अलग हो जाती है, उसके कम्युनिकेशन बड़ा संक्रमित, इनफेक्टिव होता है, वो दूसरे के ऊपर फिर पॉजिटिव असर डालता है, उसके अंदर एक गजब का जो है एनर्जी लेवल आ जाता है। तो ये भी जो है ना, ये कोलैबोरेशन की भावना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में एक और चीज है कि जब आप किसी से बिजनेस करते हैं तो उससे एक इंफॉर्मेशन भी लेना चाहिए कि उन्होंने इस चीज को लाइक किया तो कितना लाइक किया, उन्हें कैसा नजर है। मैंने ऑलवेज ट्राई टू टेक द ओपिनियन ऑफ द कस्टमर। हमें चाहिए कि जिन कस्टमरों को हम अपना चीजें, प्रोडक्ट, सर्विस या कोई भी चीज सेल कर रहे हैं तो उनकी बाद में फीलिंग क्या होगी, जिसको सो कॉल्ड आप टेस्टिमोनियल कहते हैं, कि भाई उन्हें कैसा लगा। अगर इस फीलिंग को भी हम आप ले तो वो भी आपके रिलेशन को काफी बिल्डअप करता है और हमें ऐसा करना चाहिए। हम सब की रिलेशनशिप को कस्टमर के साथ बिल्डअप स्थापित करने में काफी सहयोग करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कोशिश किया था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो पॉजिटिव रिव्यूज भी लेते रहिए, हम सबको लेते रहना चाहिए अपने कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से जो है, जो भी सर्विसेज हम और आप सेल करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ के लिए ब्रांड हो जाती है। आप मार्केट में आज के डेट में देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आपकी हमारी संस्था में भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज 16-17 साल से चल रही है और ब्रांड बनना चाहिए।
तो ये बड़ा लॉन्ग बिल्डिंग, कस्टमर के साथ लॉन्ग बिल्डिंग, मैं इसीलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात कर रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। तो दोस्तों चलिए हम सब इस तरह के प्रोसेस को अपनाएं और अपने कस्टमरों की संख्या बढ़ाते चले जाएं, ताकि वो हमारे अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ करें, स्थापित करें और हमारी संस्था के साथ साथ आप और हम प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें। चलिए अगली बार फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके भी कुछ अनुभव हों तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय मोरा।